नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हॉट सीट। जी हाँ, प्रदेश में चुनावी प्रचार थम चुका है। मरुधरा का सियासी रण फतह करने के लिए दिग्गजों ने प्रचार में जी जान झोंक दी। इन सब के बीच प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हॉट सीटों को लेकर चर्चाएं भी जारी है। देखिए, प्रदेश में 3 ऐसी बड़ी सीटें हैं जो कड़े मुकाबले में फंसी हुई हैं। बाड़मेर की शिव, बैतू और हनुमानगढ़ की भादरा सीट ऐसी है जो त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले में फंसी है और तीनों ही सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में है। इन सीटों पर स्थानीय संवाददाता से लेकर विश्लेषण के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं और उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट के साथ। तो बाड़मेर की सबसे हॉट सीट इस वक्त शिव विधानसभा सीट बनी हुई है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से वयोवृद्ध अमीन खान को उतारा गया है। अमीन खान लगातार 5वीं बार से विधायक है और अगर बात की जाए कि इस बार बैतू सीट पर बीजेपी ने किस पर दांव खेला है तो स्वरूप सिंह खारा पर बीजेपी ने दांव खेला है। तो वहीं बीजेपी से बागी रविंद्र सिंह भाटी, निर्दलीय और पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोद भी बागी होकर आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से बागी फतेह खान भी मैदान में है। तो ऐसे में शिव विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो मुकाबला न त्रिकोणीय है न चतुष्कोणीय, मुकाबला है पंचकोणीय, क्योंकि 5 उम्मीदवार मैदान में है और ऐसे में वोट यहाँ पर जो है किस तरह से डिवाइड होंगे, किस तरह का पूरा समीकरण रहेगा, ये हम आज की चर्चा में जानेंगे। और देखिए, इसी तरह बैतू की भी बात करेंगे। कांग्रेस ने मंत्री हरीश चौधरी पर दांव खेला है तो भाजपा ने बलराम मूंग पर दांव खेला। और वहीं समीकरणों की अगर बात की जाए तो आरएलपी के उम्मीदवार बेनीवाल ने त्रिकोणीय मुकाबला बनाया और वहीं पिछली बार बसपा से लड़ने वाले किशोर सिंह कानोड़ ने बीजेपी को समर्थन दिया है। तो देखिए, यहाँ पर भी मुकाबला बेहद रोचक। और आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में बाड़मेर एक ऐसा जिला है जिसकी 7 सीटों पर समीकरण अलग अलग है और ऐसे में सबसे ज्यादा बागी और निर्दलीय उम्मीदवार बाड़मेर में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो देखिए, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा और साथ ही जयपुर से ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वहीं बाड़मेर जिस सीट की हम बात कर रहे हैं वहां से हमारे सहयोगी भूपेश आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमानगढ़ से विश्वास कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले भूपेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, शिव विधानसभा सीट की यहाँ पर बात चल रही है और बात है अमीन खान की और ऐसे में अमीन खान जो है लगातार जीतते आ रहे हैं और ऐसे में इस बार फिर से कांग्रेस ने अमीन खान पर दांव खेला है। वयोवृद्ध नेता है, अनुभवी नेता है, तो ऐसे में क्या कुछ सियासी समीकरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए पंचकोणीय मुकाबला इस पूरी शिव विधानसभा सीट पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अमीन खान की बात की जाए तो अमीन खान कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर है जो कि अभी अपना ये 10वां चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि सबसे इस 200 सीटों की बात की जाए तो राजस्थान में एकमात्र नेता है जो ये अपना 10वां चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार कांग्रेस के सिंबल पे ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अमीन खान की उम्र की वजह से इस टिकट को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी बनी थी। अमीन खान दिल्ली भी गए, जयपुर भी गए और कई लंबी फैली थी, क्योंकि अमीन खान चाहते थे ये टिकट उनके पुत्र को या उनके पोते को दी जाए। पोता फिलहाल सिंध की एक पंचायत समिति से प्रधान है और जो पुत्र है वो स्कूल ही टीचर थे। उन्होंने इसके लिए वीआरएस भी लिया था, जिनको वीआरएस भी मिल गया। तो अमीन खान की इच्छा थी कि भाई उनकी उम्र हो चुकी है और वो टिकट अब इनके बेटे को दी जाए, लेकिन पार्टी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। तो आखिरकार अमीन खान ने खुद ही इस उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन वहीं पर पार्टी के जिलाध्यक्ष फतेह खान, जो लंबे समय से इस बात की तैयारी कर रहे थे, उनका ये मानना था कि अमीन खान अब रिटायरमेंट लेंगे और अब बारी मेरी होगी और मुझे पार्टी इस बात के लिए टिकट देगी। लेकिन जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने अपना निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन पार्टी ने कई स्तर पर उन पर समझाइश की, लेकिन वो इस बात के लिए एडामेंट थे और एकदम हठधर्मिता उन्होंने पकड़ ली कि मैं ये चुनाव किसी भी सूरत में लड़ूंगा। और वही हुआ, आखिर दम तक उन्होंने चुनाव का नामांकन वापस नहीं लिया और ऐसे में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया और फिलहाल वो मैदान में ताल ठोके हुए निर्दलीय प्रत्याशी के
तौर पे। हालांकि वो जो टक्कर दे रहे हैं अमीन खान की, अमीन खान जो आमतौर पे इस तरीके के बयान देते हैं कि फतेह खान को लेकर उन्होंने कई बार इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियां करी। हाल ही में उन्होंने आज भी एक ऐसी टिप्पणी करी जिसको लेकर उन्होंने ये कहा कि भाई फतेह खान इस लायक नहीं है। उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी का नाम लिया। वही एक और भाजपा के पूर्व विधायक और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और भाजपा के और संघ के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता जालम सिंह रावत, उनका भी बीजेपी से टिकट का चल रहा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आरएलपी का दामन थाम लिया। इसी के तहत जो रविंद्र सिंह भाटी हाल ही में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन करी थी, छात्र संघ चुनाव से वो चर्चा में आए थे और बीजेपी ज्वाइन करी थी, लेकिन वो भी अपनी टिकट की इच्छा रख रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने भी बागी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करके वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोके हुए। साथ ही साथ जो भाजपा ने जिस पर विश्वास जताया उसकी बात की जाए तो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ के तृतीय से शिक्षित है। फिलहाल वो जिलाध्यक्ष थे, लेकिन चुनाव के चलते उन्हें हटाया गया क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे थे। भूपेश, यहाँ पर देखिए यही एक बड़ा फैक्टर है कि स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है, आरएसएस से आते हैं। शशि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस ने जहां पर अपने वयोवृद्ध नेता अमीन खान पर भरोसा जताया तो वहीं भाजपा ने आरएसएस के चेहरे को मैदान में उतारा है, हिंदुत्व का चेहरा मैदान में उतारा है, स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया है। बिल्कुल हिमाद्री, स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया है बीजेपी ने भले ही, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि कौन कौन मुकाबले में है। क्या बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी मुकाबले में है? अगर अमीन खान ने ये बात कही पिछले दिनों अपने वोटर से प्रचार के दौरान कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हो तो बीजेपी को डाल देना, निर्दलीय फिरदलीय कुछ नहीं होते। दरअसल ये कई बार प्रत्याशी की अपनी झेप होती है जो इस तरह के बयानों से वो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लग रहा होगा कि उनके कंटेंडर निर्दलीय ज्यादा नजदीकी हो सकते हैं। और यहाँ से देखिए फतेह खान और रविंद्र सिंह भाटी दो निर्दलीय चेहरे हैं। फतेह खान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे बाड़मेर के, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी का बीजेपी का जो कार्यकाल या बीजेपी का अटैचमेंट था वो देखिए कितना छोटा रहा। वो 2-3 दिन से भी छोटा रहा उनका अटैचमेंट। उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उन्हें भरोसा दिलाया गया टिकट दिया जाएगा। ये सारी बातें पर्दे के पीछे हुई। ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आए हैं, टिकट की कोई बात नहीं हुई है। जो बातें सारी निष्ठा की जाती हैं वैसी, जैसी ज्योति खंडेलवाल सुरेश मिश्रा ने की वैसी बातें इनके साथ में हुई है। और अब ये देखिए कि रविंद्र सिंह भाटी ने अपने नामांकन के दौरान भीड़ दिखा करके एक प्रभाव जमाने की कोशिश की, लेकिन प्रदेश में कुछ ऐसी समाएं हुई जहां वहां के स्थानीय लोग ये सवाल उठाते दिखे कि क्या भीड़ में आए लोग यहाँ के स्थानीय वोटर हैं या बाहर के वोटर हैं। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा सफाई नहीं दी गई किसी भी प्रत्याशी की तरफ से, लेकिन ये सवाल स्थानीय लोगों के मन में था। बहरहाल यहाँ पर मुकाबला बड़ा रोचक है और जालम सिंह रावलोत जो पूर्व विधायक रहे हैं वो आरएलपी से टिकट लेकर के आए हैं, वो भी मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसीलिए ये सीट रोचक मुकाबला दे रही है कि यहाँ पर 4-4, 5-5 प्रतिस्पर्धी और बराबर की टक्कर देने वाले हुए हैं, लेकिन यहाँ ये तय है कि एक पार्टी का प्रत्याशी चौथे पायदान पर जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर एक चीज शशि ये भी है कि रविंद्र सिंह भाटी की अगर हम बात करते हैं तो छात्र राजनीति से आए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं यूथ पर अपना एक अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। बिल्कुल हिमाद्री, रविंद्र भाटी यूथ पर अपना प्रभाव रखते हैं और इसी कारण से वो ये अपेक्षा कर रहे थे कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। एक बात यह भी आई कि सरदारपुरा सीट से उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने उतारा जा सकता है, लेकिन पार्टी ने इन सारी संभावनाओं को खारिज करते हुए उन्हें ये मैसेज दिया कि आपको इंतजार करना चाहिए, आप अभी युवा हैं और आपकी पोटेंशियल का दूसरी जगह सही जगह इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वो ज्यादा प्रतीक्षा करने के मानस में शायद नहीं थे। जी बिल्कुल, देखिए ये तो बात की हमने बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट की। अब बात करेंगे हनुमानगढ़ की भादरा विधानसभा सीट की, जहां पर इसी तरह के कुछ सियासी समीकरण देखने में सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा ने संजीव बेनीवाल पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से युवा नेता अजीत बेनीवाल मैदान में, भादरा में वर्तमान विधायक बलवान पूनिया भी मैदान में। और ये सीट जो है तमाम जितनी रैलियां यहाँ पर हुई उसके बाद से चर्चाओं में आई है, तो अब एक करीबी मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ऐसे में हमारे साथ हनुमानगढ़ से हमारे सहयोगी विश्वास भी जुड़े हुए हैं। विश्वास से जानना चाहेंगे, विश्वास किस तरह का जो है ये त्रिकोणीय समीकरण यहाँ पर बनता नजर आ रहा है? माकपा के जो बेनीवाल है
और बलवान पूनिया हैं और संदीप बेनीवाल भाजपा से हैं, और जो तीसरे प्रत्याशी हैं अजीत बेनीवाल वो कांग्रेस से हैं। और हालांकि मुकाबला इसमें जो बीजेपी और इसी में कांग्रेस इसमें माकपा में ही माना जा रहा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से अगर 2-3 विधानसभा चुनावों की बात करें तो हमेशा से मुकाबला बीजेपी और माकपा का रहा है। कांग्रेस हमेशा से यहाँ तीसरे नंबर पे रही है, और हालांकि इस बार चर्चा ये भी थी कि कांग्रेस टिकट नहीं देगी, माकपा का जो प्रत्याशी है समर्थित उसी को समर्थन देगी, लेकिन एन मौके पर कांग्रेस ने अपना यहाँ टिकट दे दी प्रत्याशी को। और हालांकि मुकाबला जो अभी भी जो बलवान पूनिया जो माकपा के हैं कम्युनिस्ट और बीजेपी के जो बेनीवाल हैं उनके बीच ही माना जा रहा है। जी देखिए, हमारे सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ जुड़े, विष्णु से जानेंगे। विष्णु देखिए, संजीव बेनीवाल, दूसरी तरफ अजीत बेनीवाल और तीसरी तरफ बलवान पूनिया, और ऐसे में इस पूरी भादरा सीट पर कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी कई भागों में बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल हिमाद्री, क्योंकि अगर देखी जाए तो यहाँ पर संजीव बेनीवाल है, दूसरी बार बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। इससे पहले पिछला 2018 का चुनाव भी वो यहाँ पर लड़े थे और जो बलवान पूनिया है उनसे हार गए थे। माकपा और बीजेपी में अमूमन लड़ाई होती आई है यहाँ पर, अगर टक्कर देखी जाए पिछले कुछ समय से देखी जाए तो उनमें टक्कर होती आई है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो बेनीवाल है उसका टिकट है वापस हुआ है। जो वर्तमान विधायक है बलवान पूनिया वो भी वापस चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने यहाँ पर टिकट दिया और आरएलपी के जो उम्मीदवार है वो भी इस मुकाबले को रोचक बनाए हुए हैं, क्योंकि जातिगत समीकरणों को देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है वो अपने अपने फेवर में जो है समुदाय विशेष है अपने अपने उनको लेकर लड़ रहे हैं। क्योंकि जाट समुदाय का जहां बात की जाए, बेनीवाल है, आरएलपी के उम्मीदवार है ये लगे हुए हैं, लेकिन 25 तारीख को मतदाता तय करेगा कि किसकी हार होनी है किसकी जीत होनी है। फिलहाल उम्मीदवार अपने अपने दावे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए फिलहाल देखिए उम्मीदवार तो अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन देखिए इस बार पार्टी ने भी जो टिकट दिया है वो कहीं ना कहीं तमाम तरह के जो समीकरण भादरा सीट पर पिछले बीते कई सालों में बनते नजर आ रहे हैं उन समीकरणों को कहीं ना कहीं विष्णु ध्यान में रखते हुए दिया है। बिल्कुल, समीकरण जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि यहाँ पर जो बन रहे हैं उसी के आधार पर बेनीवाल का टिकट, संजीव बेनीवाल चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे, उसके बावजूद बीजेपी ने वहां रिपीट किया। अमूमन प्रदेश में देखा जा रहा है कि कुछ टिकट जहां हार गई थी कैंडिडेट, उनके टिकट वापस रिपीट नहीं किए गए, उनको प्रत्याशी बदल दिए गए, लेकिन यहाँ पर उनको संजीव बेनीवाल पर वापस भरोसा जताया है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस की ओर से, तो यहाँ पर कौन उसको टिकट दिए गए हैं। वहीं आरएलपी का उम्मीदवार भी यहाँ दमदारी दिखा रहा है। पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने यहाँ कई सभाएं की थी बादरा, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाके में। तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला अब चतुष्कोणीय भी हो सकता है, त्रिकोणीय तो मुकाबला है ही है, चतुष्कोणीय मुकाबला भी बन सकता है। जी बिल्कुल, और देखिए इसी तरह का जो एक और सियासी समीकरण है, जो एक हॉट सीट जिसे अब माना जा रहा है बायतू विधानसभा। जब बायतू विधानसभा, बाड़मेर की बायतू विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बेहद जो है करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला बायतू सीट पर इस बार देखने को मिल रहा है। पिछली बार कांग्रेस और आरएलपी में मुकाबला जमकर हुआ था, और ऐसे में अब कांग्रेस ने मंत्री हरीश चौधरी पर फिर से एक बार विश्वास जताया, तो वही आरएलपी ने उम्मीदवार को टिकट दिया, और ऐसे में भाजपा से बालाराम मूड को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन देखिए ये पूरा वाकया रोचक तब हो जाता है जब बायतू में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हैं। तो ये हॉट सीट वैसे भी हॉट सीट बन जाती है, क्योंकि पीएम मोदी लगातार इस सीट पर फोकस किए हुए हैं। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भूपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेश से जानेंगे कि भूपेश, बायतू विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने में सामने आ रहा है, और ऐसे में बीजेपी का जो खास फोकस है वो कहीं ना कहीं इस सीट पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इस पूरे सीट का अगर सिनेरियो देखा जाए तो ये जैसा कि आपने बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला था, और पिछली बार भाजपा तीसरे नंबर पर रही थी, दूसरे नंबर पर आरएलपी और एक विजयी हुए थे कांग्रेस से हरीश चौधरी। लेकिन इस बार जो भाजपा की स्थिति जो यहाँ पे कुछ सुधरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अब जो मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस में सीधा है।
क्योंकि इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो भाजपा की जो पहली लिस्ट आई थी उसमें बालाराम मूड को प्रत्याशी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया, तो उन्हें अपनी चुनावी सभा, चुनावी कार्यक्रम, लोगों को मान मनवा, लोगों तक बात, लोगों तक पहुंच, इवन उन्होंने अपना जो दौरा था गुजरात से लेके महाराष्ट्र और डीप साउथ तक, जहाँ पे यहाँ के जो व्यापारी, लेबर और सब लोग रहते हैं, उनसे एक एक वोटर से मिलने का उनको समय मिल गया, तो उन्होंने उस समय का भरपूर उपयोग किया। और उसके बाद बालाराम मूड लंबे समय से भाजपा के लिए बायतू जैसे क्षेत्र में सक्रिय है, क्योंकि यहाँ से एक बार भाजपा के कैलाश चौधरी भी विजयी रहे, तो उसमें बालाराम मूड की मुख्य भूमिका थी। और बालाराम मूड मूलतः बायतू से ही रहने वाले हैं और वहीं के निवासी है, तो ऐसे में जो स्थानीय बाहर का जो मुद्दा होता है वो उनके साथ नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो थी कि पिछली बार जो भाजपा जो चुनाव हुआ था उसमें बसपा से एक प्रत्याशी थे किशोर सिंह। किशोर सिंह लगभग 28,000 के करीब वोट लाए थे, और वो 28,000 वोट जो थे वो ये माना जा रहा था कि वो भाजपा के मूल वोट बैंक था, उसमें उन्होंने सेंधमारी करी थी। लेकिन हाल ही में किशोर सिंह ने भाजपा की सदस्यता ज्वाइन की, बसपा उन्होंने छोड़ दी है, और वो भाजपा के प्रचार में भाजपा के प्रचार में बहुत जोर शोर से लगे हुए। तो उनका साफ तौर पे कहना है जो ये मेरे पास जो 28,000 वोट थे वो मैंने पूरे के पूरे भाजपा में शिफ्ट करवा दिए, और इसी के तहत भाजपा इस बार ये सीट निकालने की दावे कर रही है और तमाम तरीके की बातें कर रही है। और यही कारण है जो ये बताया जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला आरएलपी इस बार दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे या जो भी चीज होगी, क्योंकि प्रथम दृष्टि से देखा जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, उसी के तहत ये सारी चीजें चल रही है। तो इस सीट पर जो है सीधा मुकाबला देखा जाएगा। हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, देखिए, अगर हम बायतू विधानसभा सीट की बात करते हैं तो बीजेपी खासा तौर पर इंटरेस्टेड दिखाई देती है इस सीट पे। हरीश चौधरी पर एक बार फिर से कांग्रेस ने विश्वास जताया है, लेकिन अगर आरएलपी की बात करें तो आरएलपी भी यहाँ पर पूरी ताल ठोकती नजर आ रही है। देखिए, पिछली बार उमेदाराम बेनीवाल जो आरएलपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई थी और आरएलपी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी थी। ऐसे में उमेदाराम बेनीवाल ने जिस तरीके से हरीश चौधरी को टक्कर दी, उसको देखते हुए आरएलपी और उनके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को एक उम्मीद जगी थी, वो यहाँ टक्कर लेना चाहते थे। एक संभावना इस बात की भी जताई जा रही थी कि हनुमान बेनीवाल 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, खींवसर और बायतू, और अगर उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को खींवसर से प्रत्याशी बनाया तो खुद बायतू जा सकते हैं और हरीश चौधरी से जो पुरानी प्रतिद्वंदिता है उसका हिसाब बराबर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उन्हें लगा होगा शायद कि अगर 2 सीट से वो खुद लड़ेंगे तो उलझ सकते हैं, और ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने खींवसर सीट चुनी है और उमेदाराम बेनीवाल को वहां से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अभी संघ भी इसको अपनी एक प्रयोगशाला के रूप में इस सीट को देख रहा है, और यही कारण है कि बालाराम मूड जैसे पुराने नेता को, जो बाड़मेर बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष की भूमिका में रहे, उनको टिकट दिया। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो बीजेपी की सी कैटेगरी की सीटें थी उनमें ये सीट शामिल है, और इसीलिए इस सीट के प्रत्याशी का नाम बहुत जल्दी घोषित कर दिया गया, जिससे प्रत्याशी को समय मिल जाए, वो तैयारी कर ले। हालांकि कांग्रेस से ये तय था कि हरीश चौधरी ही आएंगे, एआईसीसी के महासचिव हैं और यहाँ पर प्रभावी उपस्थिति रखते हैं। खास बात ये कि हरीश चौधरी ने मंत्री बनने के बावजूद, शहर में आने के बावजूद, पंजाब के प्रभारी होने के बावजूद अपनी ढाणी से, अपने जो पुश्तैनी मकान है उससे नाता नहीं छोड़ा, और ये एक बड़ा पहलू है जो उनके पक्ष में जाता है। हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय होगा, लेकिन मुख्य मुकाबला किसके बीच हो, इसको बनाने के लिए पार्टियों के कार्यकर्ता लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। किसके साथ कितने कार्यकर्ता मजबूती से जुड़े हैं, उसी से यहां पर हार जीत तय हो पाएगी। और अगर हरीश चौधरी अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने में कामयाब रहे हैं तो उनके पक्ष में मामला जाएगा, और बालाराम मूड और उमेदाराम बेनीवाल पर यह बात लागू होती है तो वो मजबूत होकर के उभरेंगे। लेकिन इस सीट पर नजर इसलिए रहेगी सभी लोगों की क्योंकि ये उन चुनिंदा सीटों में से है जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभा की, तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहां पर सभा करने पहुंचे। तो जब 2 राष्ट्रीय स्तर के नेता इस सीट पर सभा करने पहुंचे हैं तो लोगों के मानस पर किसकी छवि ज्यादा मजबूत तरीके से उभरी है, ये एक लिटमस टेस्ट के रूप में हो सकती है ये सीट, कि राहुल गांधी की सभा यहां बाद में हुई, पीएम नरेंद्र मोदी की सभा पहले हुई। लेकिन यहां आपको ध्यान होगा जब बालाराम मूड ने नॉमिनेशन दाखिल किया था तो एक धर्मगुरु भी उनके साथ में थे, और उन धर्मगुरु का व्यापक प्रभाव बताया जाता है।
तो उनके असर से क्या वोट शिफ्ट हो पाएंगे इनके पक्ष में, बालाराम मून के पक्ष में? बिल्कुल, ये बात तो देखा जाए गौर करने लायक यहाँ होगी। पर हम जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण, तमाम तरह की बातें अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं बायतू सीट पर ये तमाम समीकरण, तमाम गणित बैठता हमें नजर आएगा। ऐसे में एक सीट की हम और बात कर रहे हैं, भादरा सीट की, जो कि हनुमानगढ़ में है। भादरा विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। विश्वास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, देखिए हमने यहाँ पर इससे पहले वाली सीट में जातिगत समीकरण की बात कर ली, धार्मिक समीकरण की बात कर ली, लेकिन भादरा विधानसभा सीट हॉट सीट इस बार बन गई है। तो ऐसे में यहाँ पर पिछले समीकरण जानना भी बेहद जरूरी है कि किस तरह के समीकरण इस सीट पर जो है, किस तरह का सियासी गणित जो है, इस समीकरण जो गणित जो है आज तक इस सीट पर देखने को मिला है। बिल्कुल, यहाँ पर जो बीजेपी के संजीव बेनीवाल उन पर भाजपा ने दोबारा भरोसा जताया, तो वहीं जो माकपा के बलवान पूनिया हैं वो वर्तमान विधायक रहे हैं। तो कांग्रेस के अजीत बेनीवाल हैं, वो युवा हैं और हालांकि पहली बार उन्हें टिकट दिया गया है। और वहीं ये तीनों ही जाट लॉबी से आते हैं, तीनों ही, चाहे वो बेनीवाल हो, बलवान पूनिया हो, चाहे अजीत बेनीवाल हो, ये तीनों जो जाट लॉबी से आते हैं। और सीधा सा है कि एक जो पार्टी है उसने वही टिकट जो दी है वो इसी हिसाब से दी है। लेकिन अब जाटों के वोट कौन अपनी तरफ कितना खींच पाता है, ये तो जो 25 तारीख को पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा 3 तारीख को, तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो बीजेपी और जो माकपा में मुकाबला रहा, और आज से नहीं, अब की बार नहीं है ये मुकाबला, पिछले काफी समय से यहाँ पे कांग्रेस एक तरह से शून्य रही है। और जो माकपा और जो बीजेपी है, इनकी ही हमेशा से टक्कर रही है। इन्हीं के ही जो प्रत्याशी हैं वो हमेशा से यहाँ जीते हैं। बिल्कुल। और देखिए भादरा सीट की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब की राजनीति का असर भी जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। बिल्कुल, यहाँ हरियाणा बॉर्डर पे है, बिल्कुल यहाँ, और पंजाब का तो ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हरियाणा का जो काफी यहाँ पे है। एक नौहर यहाँ पे विधानसभा भी है, भादरा विधानसभा है, साथ साथ हैं दोनों। और इन पे जो हरियाणा के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हरियाणा का जो कल्चर है, उस चीज का भी यहाँ पे असर देखने को मिलता है। और जो हरियाणा की जेजेपी पार्टी है, इस बार हालांकि उन्होंने यहाँ पे जो प्रयास किए थे कि कैंडिडेट खड़ा करें, लेकिन फिर शायद कहीं ना कहीं जो वहां पे उन्होंने पैर पीछे ले लिया, अपना बैकफुट पे उन्होंने अपना जो कैंडिडेट है वो खड़ा नहीं किया। तो नौहर में जो सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। जी, और देखिए हमारे सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, यहाँ पर देखिए बात हुई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात हुई, बीजेपी की बात हुई, तो माना जा रहा है कि जो मुख्य टक्कर है वो इन दोनों में है। तो ऐसे में कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती है इस पूरे सियासी गणित को देखकर, बताइए। बिल्कुल, जैसा सहयोगी ने बताया कि नया चेहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभावी उपस्थिति कांग्रेस की यहाँ पर दर्ज की गई है। क्योंकि भले ही मुकाबला दोनों में हो, लेकिन जो टक्कर है वो, जो मुकाबला वो त्रिकोणीय होने की संभावना है। क्योंकि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उतर रही है यहाँ पर। और बात कही जाए तो यहाँ पर कांग्रेस प्रभावी उपस्थिति दर्ज जरूर करवाएगी, क्योंकि भले ही पिछले मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस पहले नंबर पे थी, दूसरे नंबर पे बीजेपी थी और तीसरे पे कांग्रेस चली गई थी। लेकिन इस बार जो मुकाबला वो दोनों के बीच में रहने का वाला है। लेकिन कांग्रेस के जो अजीत बेनीवाल है वो यहाँ पर लगातार सक्रिय है, छात्र जीवन से ही लगातार युवा है। तो ऐसे में यूथ उनके साथ जुड़ सकता है, तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। जी बिल्कुल, इस बार देखा जाए तो तमाम सीटों पर जो है यूथ भी कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है। युवा कैंडिडेट्स भी पार्टियों ने मैदान में उतारे हैं इस बार। ऐसे में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज बात हमने करी शिव विधानसभा सीट, बायतू विधानसभा सीट और हनुमानगढ़ की भादरा विधानसभा सीट की। अब ऐसे में यह देखना होगा कि आने वाली 25 तारीख को जब जनता वोट करने जाती है तो किस तरह के समीकरण के आधार पर जनता वोट करती है, और आने वाली 3 दिसंबर को जो सियासी ऊंट है वो इन हॉट सीट पर किस करवट बैठता है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।